हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 में से कम 2 प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम का ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इस नोट्स में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 149 रुपये में आपको मिल रहा है पूरा मैटर। ठीक है, तो निचोड़ नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा एक विश्वास के साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग या वस्तुओं का परिवहन या डेयरी या चीनी उद्योग? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें वस्तुओं का परिवहन ये आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमी का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था ये। ठीक है, चलिए, और जब भी मैं बता दूं आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रखा करें, ताकि जो क्वेश्चन मैं स्टार लगाता हूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अभी मैं फैक्ट नोट करवाऊंगा, उनको आपको नोट करना है। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल्य बताया था? किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? तो वो पंचवर्षीय योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरा का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी ज़्यादा पूछी जाती है? तो पहली ज़्यादा पूछी जाती है और दूसरी ज़्यादा पूछी जाती है, एंड 5वीं एंड 12वीं। अब इनका काल आपको याद रखना है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का काल याद रखना है 1951 से 1956। ठीक है, ये जो है किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल याद रखिएगा 1956 से आपका 61 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अब 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नोट कर लीजिएगा, गरीबी हटाओ का नारा जो है किस योजना में दिया गया है? 5वीं में। और इसका काल याद रखना है 1974 से 1978। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल आपको याद रखना है 2012 से 17। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर या उद्योग पर? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। तो इसका जो आंसर होगा 8वीं। इतना अगर आप लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पता रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत सारे लोगों का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है। आप लोग पिछला फीडबैक जाके देख सकते हैं। तो आप लोग भी एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, भारतीय संविधान में आपात उपबंध ... से लिए गए हैं। तो कहां से लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 या आयरिश संविधान या जापानी संविधान? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं।
3 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं बता दूं, बार बार आपको कहता हूं कि पिछली क्लासेस को आप लोग जाके ज़रूर देखा करें, ठीक है। जो भी क्लासेस आप लोगों से छूट गई हैं उन क्लासेस को ज़रूर देखा करें। चलिए अगले प्रश्न को जवाब दें सब लोग। भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? भारत सरकार या वित्त मंत्रालय या नीति आयोग या भारत के प्रधानमंत्री? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। आज का लाइक का टारगेट है 100। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये कंप्लीट करेंगे और 1 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तैयारी आप लोग ऐसे ही अपनी जारी रखें, ठीक है। जो भी आपके कांटेक्ट में बीएड करना चाहते हैं बेहतरीन अंकों के साथ, तो उनको हमारा चैनल शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जाया करता है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना जैसे याद रखना है आपको, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए। जैसे नीति आयोग के इस समय उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी इस समय उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सुमन बेरी। और सीईओ पूछे इस समय तो परमेश्वर अय्यर आपको याद रखना है, ठीक है। परमेश्वर अय्यर, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तख्ता पलट या हड़ताल या मार्शल लॉ या राजनीतिक बंदी? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं मार्शल लॉ। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 6वां प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, ठीक है। मिलान करना है। 6वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ए का जो है आपका तीसरा में चला आएगा, ठीक है। बी का आपका पहला में चला आएगा। सी का आपका जो है दूसरा में चलाया जाएगा। तो 6वां का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए मिलान केवल आपको कर लेना है। चलिए, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? बताएं सब लोग, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा? बताएं सब लोग। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। सेवन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? वो है आपका समाजवादी। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? बताएं सब लोग, कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। 8 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? आगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। पूरी क्लास ज़रूर देख के जाया करें आप लोग। तो युक्ति परक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसे जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? तो राज्य के नीति निदेशक को जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय आपात स्थिति कितने समय के लिए लागू की जाती है?
बताएं सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। वित्तीय आपात स्थिति कितने समय के लिए लागू की जाती है? तो ये लागू की जाती है, ध्यान रखिएगा, कितने समय के लिए बताएं सब लोग। तो इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है, ठीक है। 12 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं किसके शासनकाल में वेनसोंग भारत आया था। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसके शासनकाल में वेनसोंग भारत आया था? हा से वेनसोंग, हा से हर्षवर्धन, आपको याद रखना है। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते? बताएं सब लोग, कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। 14 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी आपके जो हैं लेते हैं इसमें चुनाव में, ठीक है, हिस्सा। चलिए, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाना है आपको इसमें। बताएं सब लोग, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाना है आपको। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में। सिपाही विद्रोह आपका 1857 में हुआ था, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला उसके बाद आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 1498 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका 1526 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1857 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तांबा पाई गई थी, सोना पाया गया था, चांदी पाया गया था, लोहा से लोग अपरिचित थे, लोहा नहीं मिला था। तो 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार लगाइएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, लाल किले का निर्माण किसने कराया? बताएं सब लोग, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? बताएं सब लोग, कौन सा ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वरुण ग्रह, वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। 18 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब दें सब लोग। महासागर में नितल जीवजात यानी कि बैंथोस कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है। बताएं सब लोग, महासागर में नितल जीवजात कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि बैंथोस कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये महासागर के तल पर पाए जाते हैं बैंथोस। 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर है, ये आपको बताना है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ये जो है किस राज्य में है, सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कर्नाटक राज्य में है। किस नदी में पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होती है, किसके बराबर होती है बताएं सब लोग? तो ये 30 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। 21 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशों का उत्पादन होता है? बताएं सब लोग, 22 का राइट आंसर क्या होगा? किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशों का उत्पादन होता है? तो ये होता है केवल कागज और लुगदी उद्योग से, ठीक है। तो केवल आपका यही तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन रवि की फसल नहीं है? इसमें रवि की फसल कौन सी नहीं है? बताएं सब लोग। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रवि की फसल नहीं है कौन सी? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सब लोग। तो इसमें आपकी जो है
कौन सी नहीं है रबी की फसल? मूंगफली नहीं है, ठीक है। बाकी जौ, गेहूं, सरसों ये सब रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो 23 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई थी? किस रोग के लिए? तो ये शुरुआत किया गया था HIV के लिए, ठीक है। टेस्ट एंड ट्रीट नीति जो है प्रारंभ की गई थी। HIV आपको याद रखना है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्विंडल किस खेल से संबंधित है? ट्विडल आपका जो है किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से है इसका संबंध ट्विडल का। 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो नोट कर लीजिएगा, बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है मधुबनी। 26 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दूं जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियाँ, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल कौन है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? बताएं सब लोग। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जो जड़ थी वो थी कुंदूज। क्या थी? कुंदूज थी। 27 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई? बताएं सब लोग। द रेड साड़ी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ममता बनर्जी, जेवियर मोरो, मलाला यूसुफजई या नील मुखर्जी? तो ये जेवियर मोरो के द्वारा लिखी गई है द रेड साड़ी। 28 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि IORA का सदस्य इसमें नहीं है? IORA का सदस्य नहीं है इसमें कौन? तो इसमें आपका अफगानिस्तान है। बाकी बांग्लादेश, मॉरिशस, भारत ये इसमें IORA के जो हैं सदस्य हैं। अफगानिस्तान इसमें नहीं है। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? बताएं सब लोग। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? ये चलाया गया था 1881 में। नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी 1881 में ही हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और जो पहली हुई थी 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डॉट डॉट में संविधान संशोधन करता है, तो रक्षा मंत्रालय संविधान में संशोधन करता है या संसद या प्रधानमंत्री कार्यालय या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड? बताएं संविधान में संशोधन कौन करता है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 368 के अनुसार संसद संविधान में संशोधन करता है। तो 31 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। संविधान संशोधन का संबंध किस अनुच्छेद से है? 368 से। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दें सभी लोग कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था, वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बड़ा प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, जवाब दीजिए सब लोग। तो उसे कहा जाता है प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है। 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डॉट डॉट को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डॉट डॉट को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? देवदान कहा जाता था, ठीक है। 33 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डॉट डॉट सूची में सूचीबद्ध है, केंद्रीय में या विश्व में या राज्य सूची में या समवर्ती सूची में? तो किस सूची में सूचीबद्ध है ये आपको बताना है। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये राज्य सूची में जो है सूचीबद्ध है। 34 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट डॉट वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, लद्दाख, सतपुड़ा, विंध्याचल या अरावली?
35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए इसमें जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लद्दाख वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख आपका जो है, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दें सब लोग। मृदा संरक्षण उस विधि को कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। मल्च बनाना या बीज की फसल उगाना, चट्टान बांध या वेदिका फार्म। तो इसमें आपका बीज की फसल उगाना सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तो ये जो है राजा प्रथम का पुत्र था, राजेंद्र प्रथम। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं? तो बताएं कितने कक्ष होते हैं? 150, 250, 200, 300। कितने कक्ष होते हैं इसमें? तो 250 कक्ष होते हैं। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदभिद होती है जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, दूसरी अवस्था कौन सी है? बताएं दूसरी अवस्था का नाम बताएं सब लोग। तो दूसरी अवस्था है पत्ती। 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब दें। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? बताएं सब लोग। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है इसमें? तो प्रगु ही नहीं है इसमें आपका, ठीक है, सद संघ, ठीक है। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की डॉट डॉट के कारण होती है, किनके कारण होती है आपको बताना है। अनियमितताओं, चिकनाई या अंतराल या घनत्व। 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होते हैं। 41 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र रूप में गिर रही एक वस्तु की गति किस गति का उदाहरण है? एक समान त्वरित का, असमान त्वरित का, स्थिर वेग का या स्थिर चाल का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट लिख के स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो स्वतंत्र रूप में गिर रही एक वस्तु की गति किस गति का उदाहरण है? बताएं सब लोग। ये एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। 42 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बताएं सब लोग। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागा टमारू घटना। 43 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र बताना है। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। H2SO3 है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल का। 44 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिससे एक जाति का लोभ होता है और दूसरी को ना हानि ना लाभ। तो बताएं वो कौन सी है पारस्परिक क्रिया? तो वह पारस्परिक क्रिया है सहभोजिता। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डॉट डॉट योजना का उद्देश्य भारत के मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से सुलभ घरेलू उड़ान शुल्क बनाकर किफ़ायती विमान सेवाएं उपलब्ध करवाना है। वो कौन सी योजना है? उस योजना का नाम याद रखिए, उदय देश का मतलब आम नागरिक, ठीक है। 46 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया? गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? तो गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार जो किया गया था मोंटगोल्फियर ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। 47 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित है? बताएं सब लोग। हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है कर्नाटक में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सीधे छपने वाला प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ध्यान रखिएगा, वो है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सुंदरवन आरक्षित वन जो भारत के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के जो है आसन है किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये है बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में है ये, ठीक है। चलिए सुंदरबन डेटा में है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की जीके जैसी क्लास। कैसी ली क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।